नमस्कार दोस्तों, ये हमारे भारत के संवैधानिक विकास का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अभी तक अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, यानी संवैधानिक विकास का पार्ट 1 में जो हम रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1858 तक के अधिनियम में महत्वपूर्ण अधिनियम सारे अधिनियम देख लिए, जिसमें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को देखे, जिसमें आप देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर धीरे धीरे शिकंजा कसना स्टार्ट होता है। इसी में हम सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी में हमने ये भी जाना कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो कौन से, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य व्यक्ति जो थे लेमेस्टर चेमेस्टर हाइट थे, ये सारी चीजें। और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी देखते हैं, जिसमें 2 टाइप की संस्था बनती है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल का काम होता है राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियों को देखना, डायरेक्टर का काम क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियों को देखना। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट देखते हैं, जिसमें 20 साल के लिए केवल चीजों को बढ़ाया गया। फिर 1813 का एक्ट देखते हैं। उस 1813 के एक्ट में 3 चीजें होती हैं। एक कंपनी के ऊपर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी चीन, चाय, अफीम को छोड़ के बाकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर लिया जाता है या छीन लिया जाता है। उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च के रुपए के लिए भी दिया जाता है। और उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति भी मिल जाती है। 1833 के एक्ट में ये जो व्यापारिक एकाधिकार था, ये पूरी तरीके से या पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद 1853 के एक्ट में सिविल सेवा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं से ये सारी चीजें होती हैं। और आप देखिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हमने न सिर्फ थ्योरी कराया बल्कि आपको एमसीक्यू भी करवाए हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो सवाल भी आपको बताएं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ये पार्ट 2 देखने का कोई मतलब नहीं। पहले आप जाके पार्ट 1 देखने का काम करिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। इसमें भी सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण जो भी 2, 4, 6 सवाल हो सकेंगे वो हम करवाने का काम करेंगे आपसे, ताकि आप थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपका दिमाग एकदम खुल जाता है कि हाँ, हम पढ़ जो रहे हैं साथ ही साथ एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहा, तो कहने का मतलब हम पढ़ अच्छा रहे। ठीक, तो आइए हम अपना संवैधानिक विकास का पार्ट 1, यानी कि जो कंपनी का शासन था, कि कंपनी के शासन के ऊपर जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से धीरे धीरे शिकंजा कसना स्टार्ट होता है ब्रिटेन के माध्यम से या ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से, वो शिकंजा पूरी तरीके से 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने के बाद जब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में चीजों को लेती है, तो वहीं से हम ये माना जाता है कि ब्रिटिश क्राउन का इतिहास शुरू हो जाता है, जिसको हम भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 2 के रूप में हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ये चीज आप जानना है। तो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक के प्रमुख प्रावधान में हम 1858 का अधिनियम देखते हैं, 1861 का देखते हैं, 1892 का देखते हैं, फिर 1909 का देखते हैं, फिर 1919 का देखते हैं, फिर 1935 का। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद आप जानते हैं कि यहां से ब्रिटिश सत्ता क्या हो जाती है, पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है और सीधे सीधे हम स्वयं में क्या हो जाते हैं, एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन जाते हैं। लेकिन एक दुखद घटना घटती है कि हमारे ही भारत से अलग होकर एक और देश बनता है जिसे हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। यानी 14 अगस्त 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखने वाले हैं। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश को आजादी मिलती है और हम लोग अपने तरीके से अपना संविधान बना के हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम दूसरा जो पार्ट है इसकी शुरुआत करते हैं, और जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि 1858 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें थी। तो पृष्ठभूमि इसकी जो बनती है वो 1857 की क्रांति से बनती है। जो आप जानते हैं कि चर्बी युक्त जो मांस था, जो सेना होती थी, और भारत में जो सेना में शामिल होने वाले थे व्यक्ति, वो दोनों धर्मों के थे, मुस्लिम और उसके बाद हिंदू धर्म के। जो चर्बी पर लगा कारतूस था, वो कारतूस किसका था, सुअर के भी मांस का था और गाय के मांस का, जो कि दोनों धर्मों को क्या करता था, आहत पहुंचाता था। तो यह तत्कालीन कारण बना ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन का, कि जब मंगल पांडे ने अपने बैरक से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो धीरे धीरे वो क्रांति इतना ज्यादा तेज पकड़ ली कि इन सारे कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर देती, कमजोर बना देती। हालांकि बाद में पूरी तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करते हुए भारत में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि दमन करके जीत हासिल कर लेती। लेकिन ये बात जब ब्रिटेन में पहुंचती है तो ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब निकलो यहां से, तुम बहुत लोगों को परेशान कर लिए,
अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अस्तित्व, कोई नामो निशान हमको नहीं चाहिए। तो 1858 के एक्ट में ही क्या करते हैं कि पूरी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया जाता है, शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और सीधे सीधे शासन में कौन एनरोल हो जाता है, ब्रिटिश भारत एनरोल हो जाता है। और आप देखते हैं कि सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चला जाता है। और उसके बाद एक नए पद का सृजन होता है जिसे हम सचिव के नाम से जानते हैं, और दूसरा पद वायसराय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि पहले वायसराय जो बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक, पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आप देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना दिए जाते हैं, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को हम भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है। उसके बाद 1858 के एक्ट में हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। यहां से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले वायसराय कौन थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, तो 1858 के एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, सीधे शासन क्राउन के पास चला गया। और उसके बाद एक पद आता है सचिव का पद, और उसके बाद एक पद आता है वायसराय का पद। इन दोनों के माध्यम से आने वाले समय में ब्रिटिश क्राउन क्या करने वाली, रूल करने वाली भारत के ऊपर, जिसे हम ब्रिटिश भारत के रूप में जानते हैं। ठीक, और जो पहले वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। अगला, भारत परिषद अधिनियम 1861, ये क्या करता है, विधायी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट होती और विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती, यानी अब शासन सत्ता केंद्रीकृत होके ना होके अब क्या होगा, विकेंद्रीकृत, यानी शासन की कई सारी इकाइयां होगी। ब्रिटिश क्राउन तो रहेगा, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कई सारे प्रांत बनाए जाएंगे। उन प्रांतों के माध्यम से क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन सीधे सीधे ब्रिटिश भारत पर कंट्रोल करने का काम करेगी। और इन सारे लोगों की शक्तियों को दो लोगों के माध्यम से, एक सचिव और दूसरा वायसराय के माध्यम से करने वाली है। ठीक, तो इसी को विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहते हैं। यानी सबसे ऊपर क्राउन, फिर उसके नीचे आप देखते हैं वायसराय, फिर वायसराय के पैरेलल कौन करता है, सचिव, उसके बाद फिर प्रांतों के माध्यम से धीरे धीरे शासन होगा। तो जब शासन कई इकाइयों में बटा हो तो उसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। आगे, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है, परिषद का विस्तार किया जाता है, यानी जो काउंसिल बनाई गई थी उस काउंसिल में संख्या और बढ़ाई जाती है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है कि बजट पर चर्चा करने की अनुमति पहली बार कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले बजट पर चर्चा करने का अधिकार कहां से मिलता है, किस एक्ट के माध्यम से मिलता है। तो आप बताते हैं कि 1892 के एक्ट के माध्यम से मिलता है। और उसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, यह भी सवाल पूछा गया है। तो यह चीज आपको जानना है, परिषद का विस्तार और उसके बाद बजट पर चर्चा करने का अनुमति भी मिलती है, और उसके बाद साथ ही साथ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है। आगे फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में क्या हुआ कि हम भारतीयों को तोड़ने के लिए एक नया कानून लेके आया जाता है, एक नया सिद्धांत लेके आया जाता है, जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। इसमें बताया जाता है कि कोई भी एक मुस्लिम व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो सारे मुस्लिम व्यक्ति ही उसको वोट दे सकते हैं। यह माना जाता है कि एक नए देश पाकिस्तान का उद्भव या उदय यहीं से हो जाता है। हालांकि उसकी नींव बंगाल विभाजन में ही पड़ गई थी 1905 में, और उसके अगले साल 1906 में आप देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। लेकिन जो बीज बोया गया था वहां पर उस बीज को पूरी तरीके से भुनाया जाता है 1909 के मार्ले मिंटो कानून के तहत। इस कानून में यही बताया गया कि अब भारत में कोई भी क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो केवल उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। तो अगर वो किसी धर्म से जुड़ा है और केवल उसी धर्म के लोग अगर उसको वोट दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्या वो किसी और धर्म का आदर करेगा, मान सम्मान करेगा? नहीं करेगा। तो जो हम लोग इतने दिन से कई सारे लोग मिलकर आपस में रहते थे, उनको बांटने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। जो आने वाले समय में हमारे खून में ये सारी चीजें बस जाती हैं और धीरे धीरे हम जात पात और धर्म को लेके बहुत ज्यादा गंभीर बन जाते हैं। लेकिन ये चीज समझना चाहिए, ये आग बोने वाला कौन था? ये अंग्रेज ही थे। जो आज तक वो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके पीछे का कारण कौन थे? यही अंग्रेज थे।
उसके बाद इसमें पृथक निर्वाचन, वही लॉर्ड मिंटो को अगर आपसे ये कहा जाए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। और सबसे पहले किस धार्मिक समुदाय को दिया गया, तो मुसलमानों को दिया गया था। ठीक। और साथ ही साथ क्या किया गया था, परिषदों का विस्तार किया गया, इसमें भी संख्या बढ़ाने की बात की गई। जो काउंसिल बना था उस काउंसिल में संख्या बढ़ाने की बात की गई थी। और उसके बाद फिर आता है आपका 1919 का, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें द्वैध शासन की बात की गई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात की गई, लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, और उसके बाद आप देखते हैं द्विसदनीय विधानमंडल की बात की गई। द्वैध शासन के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाके देखेंगे तो द्वैध शासन का संपूर्ण इतिहास हमने पढ़ा रखा है। लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं तो बताना जरूरी है कि ये द्वैध शासन का मतलब क्या है। इसी में हम प्रांतों को दो विषयों में बांटे हैं। जो प्रांतों का विषय था उस प्रांतों को हम दो विषयों में बांटते हैं, एक आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो थे वो थे भैया अंग्रेजों के पास, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यह चीज कही गई कि जो भी नियम कानून है वो नियम कानून, प्रांतों के नियम कानून दो चीजों में बांटे गए, एक आरक्षित दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो थे वो अंग्रेज स्वयं अपने पास रखे थे, क्योंकि इसमें जो थी सारे राजस्व से संबंधित लेन देन ये स्वयं अपने पास रखते थे, यानी सारा मालपुआ वाला काम ये स्वयं अपने पास रखते थे, और जो भी जिम्मेदारी वाला काम था वो भारतीयों को दे दिए थे। यानी कि आपको शिक्षा व्यवस्था देखना है, नाली खड़ंजा बनवाना है, कि जो पैसा हम पास करेंगे, जो पैसा हम देंगे, उसी पैसे से आपको केवल देख रेख करके काम करवाना है। पैसा कहां से आ रहा है उस चीजों में दखलंदाजी आपकी नहीं चलेगी। वो दखलंदाजी कौन कर सकता है, केवल अंग्रेज कर सकते हैं। तो यानी कि राजस्व से संबंधित जो भी विषय थे वो अंग्रेज अपने पास रखते थे, उसी को हम कहते हैं आरक्षित विषय। और जबकि हस्तांतरित विषय जो जिम्मेदारी वाला काम था वो भारतीयों के पास, यानी गैर कर राजस्व का काम किसके पास था, वो भारतीयों के पास था। इसी को हम कहते हैं प्रांतों का द्वैध शासन। इसी में हम लोक सेवा आयोग के गठन की बात करते हैं और प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी काम करना है तो आपको उत्तरदायी बनना पड़ेगा, कोई काम करना है तो उसकी जवाबदेहिता आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, जो आज वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीजें उस समय ये व्यवस्था कर दी गई। यानी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, 1919 के एक्ट से हुई। तो ये सारी चीजें हैं। आगे फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या चीजें आई हैं, संघीय व्यवस्था, यानी कि जो आज की व्यवस्था आप देखते हैं संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में फिर राज्य सरकार है, फिर हमारे यहाँ एक अनोखी व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन, जिसको दो रूपों में ग्राम पंचायत नगर पंचायत के रूप में देखते हैं। यानी उसकी शुरुआत कहां से हो गई थी, संघीय व्यवस्था की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 से हो गई थी। उसके बाद आप देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, यानी प्रांतों को कुछ विषय पर स्वायत्तता दी जाएगी, ये भी सारी चीजें बात की गई। और संघ और राज्य सूची, जो आज वर्तमान में आप अनुसूची पढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सूचियों की भी बात किसमें की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। और संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के माध्यम से किया गया था, जबकि संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में की गई थी। इसी एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना का आधार भी होता है, और इसी एक्ट में संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जाती है। और भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। जब हमारे भारत के संविधान की संविधान सभा बनी और संविधान बन गया तो संविधान के ऊपर एक आलोचनात्मक टिप्पणी होती है कि भारत के संविधान को उधार का कटोरा कहते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें कट कॉपी पेस्ट करके हमारा भारत का संविधान बना दिया गया। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी अच्छी चीज बनाना है तो वो सारी दुनिया में आपको जीना पड़ता है। तमाम जितनी दुनिया आप अपने फैलाएंगे उतना आप बेहतर ज्ञान को पाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद
और उसके बाद पूरा संवैधानिक विकास को पढ़ने के बाद तब जाके उसमें से बहुत सारी चीजें हम हूबहू नहीं, हम बहुत सारे परिवर्तन के साथ हम अपने भारत के संविधान में उसको जगह देते अपनाते हैं। यही तो अंग्रेजों ने 1928 में ललकारा था कि अगर तुम भारतीयों के पास दम हो तो अपना एक संविधान बना के दिखा दीजिए हमको। तो उस समय जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में बना के एक अच्छा संविधान दिया था। तो जब इनको लगा कि नहीं ये बना सकते हैं, ये अपना नियम कानून सेट कर सकते हैं, ये अपने देश का संचालन कर सकते हैं, तो तुरंत नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिए, खारिज कर देते। ठीक, तो हम भारतीयों के पास बुद्धि विवेक था, अभी भी है, लेकिन उसका सही उपयोग करना। तो ये जो आलोचनात्मक टिप्पणी की जाती है या आपसे भी कोई करे, तो आप ये जरूर बताना कि हाँ ये बात सही है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें लिए हैं। जब आपको भारत के संविधान का स्रोत पढ़ाएंगे तो उस स्रोत में बहुत सारी चीजें भारत के संवैधानिक विकास से ली गई है और 10 देशों से भी तमाम चीजें ली गई हैं, जैसे ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, उसके बाद यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, ऐसे बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया। लेकिन क्या हूबहू ले लिया गया है? नहीं, कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ हम उसको अनोखे रूप में अपने भारत के संविधान में जगह दिए। तो यह बात सही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। यहां से भी सवाल पूछा गया। आगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद अन्य महत्वपूर्ण भी तथ्य हैं जो संविधान के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि संविधान जो बना है, तो सबसे पहले संविधान बनने के लिए एक अगस्त प्रस्ताव आया, जो युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का एक आश्वासन दिया गया था। लेकिन यह आश्वासन अस्वीकार कर दिया गया था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे वो कांग्रेस हो। आगे फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जो संविधान सभा के प्रस्ताव, और कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और हम भारतीयों का साथ पाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं कि चलिए पहले आप मेरे साथ विश्व युद्ध लड़िए, और लड़ने के बाद जब हम जीत जाएंगे तो आपको संविधान बनाने की इजाजत हम देंगे और आप अपना संविधान बना लीजिएगा। तो भारतीयों ने कहा ऐसा झांसा आपने बहुत बार दे रखा है, अब हम मानने वाले नहीं हैं। जब तक आप देंगे नहीं हमको, तब तक हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं। तो जब इनको लगा कि हाँ भारतीयों का साथ लेना है, तो समय समय पर ये भारतीयों को ललचाने के लिए अलग अलग प्रस्ताव लेके आते हैं। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसका खंडन दोनों लोग कर देते हैं। फिर 42 में आता है, इसको भी खंडन कर देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर कैबिनेट मिशन योजना आती है, सॉरी बेबल योजना आती है। इसमें भी वही कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की, अब कहे भागीदारी कुछ नहीं, अब निकलिए आप यहां से, बहुत हो गया आपका तामाझामा। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन योजना आई 1946 में, जो संविधान, आधुनिक संविधान सभा के गठन की बात करता है, जो सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एबी अलेक्जेंडर की जो सदस्य थे उनके, उसके बाद उनके अध्यक्षता में ये दो अन्य सदस्य जो थे एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड, उनकी निगरानी में यह कैबिनेट प्लान आया था। यही कैबिनेट प्लान हमारे आधुनिक संविधान सभा की नींव रखता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि संघीय व्यवस्था 3 समूहों में प्रांत को विभाजित किया गया। ठीक, अंतरिम सरकार का भी गठन हो जाता है 1946 में, जिसके उपाध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, जबकि माउंटबेटन जो थे इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद फिर माउंटबेटन योजना आती है। इसी योजना को हम जून योजना के नाम से जानते हैं, और यही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इसी माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। आने वाले समय में फिर भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान दो एक स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। आगे हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित होता है। जो माउंटबेटन योजना आई थी, उस माउंटबेटन योजना के तहत 2 राष्ट्र बना दिए गए, एक 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, वो 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया? एक आजाद देश घोषित कर दिया। यहां से ब्रिटेन कहे कि अब हमारा कोई काम नहीं है यहां पे, अब हम जा रहे हैं, आप अपने देश की जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए। उसके बाद ब्रिटिश संसद का यहीं से नियंत्रण समाप्त हो जाता है कि यानी ब्रिटिश संसद में बनाया गया कोई नियम कानून आज के बाद अब भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है ब्रिटिश संसद समाप्त की गई, वो किस एक्ट के माध्यम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
उसके बाद संविधान सभा को एक विधायी शक्ति भी मिली कि जो संविधान सभा है वो अपना विधायी शक्ति यानी अपना नियम कानून अपने भारतीयों के हिसाब से वो बना सकती है। तो ये भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 2 के अंतर्गत हमने जो देखा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो 1858 से इतिहास शुरू होता है, फिर 1861 का एक्ट पढ़ते हैं, 1892 का पढ़ते हैं, 1909 का पढ़ते हैं, 1919 का पढ़ते हैं, 1935 का पढ़ते हैं। उसके बाद आप अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट प्लान, ये बेबल योजना, शिमला समझौता, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये सारी चीजें फिर लास्ट में माउंटबेटन योजना आती है, जिसे जून योजना के नाम से जानते हैं, 2 देशों को बंटवारा कर देती। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या होता है, हमको एक संपूर्ण प्रभुत्व देश बना दिया जाता है, अपने संविधान सभा को एक विधायी शक्ति भी दी जाती है और ब्रिटिश संसद को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हमारे संवैधानिक विकास का पार्ट 2 है। और पढ़ने के साथ साथ हम कुछ एमसीक्यू भी देखने वाले हैं, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस मैनर में पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, इसका भी आकलन हमें करते रहना है। तो आइए देखते हैं, हम कुछ सवालों को डील करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल क्या है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम के द्वारा सौंप दिया गया? आप जानते हैं कि 1858 के एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका समापन हो जाता है और सीधे सीधे शासन सत्ता क्राउन के पास चली जाती या क्राउन के हाथों में चला जाता है। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब समाप्त किया गया? तो हमने बताया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, 2 टाइप की संस्था बनाई जाती, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों संस्थाएं 1784 में बनती हैं, जबकि 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त होता है तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। और पिट्स जो थे ये ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम पर ये एक्ट आया था। आगे, भारतीयों को विधि निर्माण में पहली बार नामित करने का प्रावधान किस अधिनियम में लागू किया गया? तो भारतीयों को विधि निर्माण करने का जो प्रावधान आया, हमने बताया कि जब 1861 का एक्ट हम पढ़ रहे थे तो उसी 1861 के एक्ट में हमने बताया कि भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल करने की बात की गई थी। आने वाले समय में बजट पर चर्चा का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में मिला? तो अभी बताए कि 1892 के एक्ट में सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ हम देखते हैं कि बजट पर भी चर्चा करने का अधिकार हम भारतीयों को मिलता है। ठीक, तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो बजट पर चर्चा करने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो 1892 में। उसके बाद पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो हमने बताया कि जो माल्य मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं, 1909 के नाम से जानते हैं, तो उस एक्ट में हम सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। और किस समुदाय को दिया गया? तो सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। अगर आपसे पूछे कि पृथक निर्वाचन पद्धति के जनक कौन है, तो आप बताते हैं लॉर्ड मिंटो। तो सबसे पहले पृथक निर्वाचन की शुरुआत मुसलमानों को दिया गया। आने वाले समय में ये सारी चीजें 1919 के एक्ट में और बढ़ाई जाती हैं। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्की किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो हमने बताया कि 1919 के एक्ट में ये सारी चीजें आरक्षित हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास, हस्तांतरित भारतीयों के पास, ये सारा सब कुछ हम बता चुके हैं। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? 1919। प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हैं, तो जहां से हमारे भारत के आधुनिक भारत के संविधान का बहुत सारा हिस्सा लिया गया वहां से, तो उसी में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक, आगे, भारतीय संविधान का एक सबसे बड़ा स्रोत कौन से अधिनियम से लिया गया है? वही सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीजें ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा 10 अन्य देशों से भी हम बहुत सारे प्रावधान लिए हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से बताना है कि भारत विभाजन का प्रावधान किस अधिनियम में था।
तो ये अधिनियम बताना है। और उसके बाद एक योजना आती है माउंट बेटन योजना, ये कितने तारीख को आती है ये भी आपको बताना है। माउंट बेटन योजना किस तिथि को, किस तिथि को आती है, क्योंकि यह तिथि कई बार आपके परीक्षा में सवाल पूछा है, वो डेट पूछ लिया है, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत हमारे भारत को क्या कर दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, दो डोमिनियन स्टेटस में दर्जा दे दी जाए, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।